हेलो फ्रेंड्स, तो हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे और अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो इंटरव्यू की तैयारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने अब तक अपने रेलवे टिकट्स या फ्लाइट टिकट्स जिस भी स्टेट से आप जा रहे हैं दिल्ली में, तो वो सब भी आपने तैयार करवा लिए होंगे। ठीक है, अब आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है। पहली चीज़ है आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर, उसका प्रिंट आउट। फिर दूसरी चीज़ है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट, वो भी आप लेके जाइए। उसके साथ में आपने डिप्लोमा या डिग्री दोनों में से कुछ भी एक कर रहा है या दोनों भी कर रहे हैं तो आप उनकी सारी की सारी मार्कशीट्स, सारे के सारे कॉन्सोलिडेट मार्कशीट्स वगैरह आई होगी, डिग्री आया होगा, वो भी आप लेके जाइए। उसके साथ में 10th-12th की मार्कशीट्स भी लेके जाइए, उनकी एक एक सेट ऑफ फोटो कॉपीज भी लेके जाइए, 10th-12th और आपकी बीटेक या डिप्लोमा की। उनको सेल्फ अटेस्टेड अभी ही कर लीजिए प्लीज़, मेरा ये मैं कहना है। दूसरी बात आपको ये कहूँगा कि 5 बायोडाटा आपको केवीएस का बायोडाटा का फॉर्मेट मिल चुका होगा अभी तक, तो उन बायोडाटास की भी आप कॉपीज करा लीजिए 5 सेट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास में कल मैसेज आया टेलीग्राम पे कि सर मैं बायोडाटा को प्रिंट आउट कराऊँ या ये खुद हैंड रिटन लेके जाऊँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई आपको लगता है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इन्फ्लुएंशियल है और आप उसमें ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप उसको हैंड रिटन लिख के लेके जा सकते हैं। लेकिन आप कई लोग मेरे को ऐसे बोल रहे थे, बोले सर उसको मैं प्रिंट आउट करा के ले जाता हूँ, हो सकता है कि उससे ये इन्फ्लुएंस पड़े कि मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है। तो भाई फिर आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो और इसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही। अब दूसरा एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको लेके जाना है। ठीक है, वो कि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में कहीं पे भी इंडिया में काम कर सकता हूँ, मेरे को कोई इसमें आपत्ति नहीं है। इस तरह का एक अंडरटेकिंग फॉर्म आया था, तो आप लोग बस वहाँ पे साइन कर दीजिए और किस पोस्ट के लिए है वो भर दीजिएगा। ठीक है, ये मोटी मोटी बात हो गई। दूसरी चीज़ मेरे पास ये सामने आ रही है कि सर बायोडाटा के अंदर मैं जो अपने सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट है या अचीवमेंट है, सर उसके अंदर मैं क्या लिखूँ, मैं तो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करा। कई लोग मेरे को ऐसे बोले, तो मैं जस्ट ये बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, अचीवमेंट वगैरह ले दे के सबके बराबर से ही होते हैं, सब लोग जनरली नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉलेज में कोई सेमिनार वगैरह करा है उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है वो लिख सकते हैं। जो लोग एम्प्लॉयड हैं चाहे से गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कई तरह की एक्टिविटीज़ होती होगी ना, तो आप लोग वो उसके सर्टिफिकेट्स वहाँ पे मर्ज कर सकते हैं कि सर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करा, ये काम नहीं करा। ऑर्गेनाइजेशन आजकल CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क भी कंडक्ट कराती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं उसके अंदर। उसका सर्टिफिकेट हो तो लिख दीजिए और नहीं भी हो तो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो लोग आपसे इंटरव्यू पैनल आपसे पूछता है तो आप उसको जवाब देने के लायक होने चाहिए, और वो तभी होगा जब आपने एक्चुअल में वो काम करा होगा। ठीक है, अब कल मेरे पास किसी का मैसेज आया, तो उनका ये कहना था कि सर जब मैंने केवीएस का फॉर्म भरा था तो मेरा मैरिज नहीं हुआ था, और केवीएस के फॉर्म के मतलब बाद में थोड़े कुछ दिनों बाद में मेरा मैरिज हो गया और इस तरह का। तो वो शायद कोई फीमेल कैंडिडेट थी और उनका इंटरव्यू कॉल भी आया। तो उनका ये कहना था सर मेरा इंटरव्यू का जो मतलब अब जो सर मेरा जो नाम है सर वो चेंज हो गया, तो आप इसके अंदर ये कीजिए, अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाइए वहाँ पर। और दूसरा ये है कि एक 50 रुपये का खाली स्टैम्प पेपर भी लेके जाइए, वो लोग आपसे जो लिखवाएं वो लिख दीजिएगा वहाँ पे, आपको इंटरव्यू दे दिया जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स मेरे पास आए थे, वो लोग बोले कि सर मेरा नाम, सर मैंने स्पेस नहीं दिया, फादर के नाम में स्पेस नहीं दिया, मदर के नाम में कुछ छोटी सी गलती हो गई, या डीओ भी कई होगा गलत हो गया, इस तरह का मैटर हो गया। कईयों का ऐसे हुआ कि एक लड़का मेरे को बोला सर मेरा मेल है सेक्स तो, लेकिन सर वहाँ पे फीमेल लिखा हुआ आ रहा है, तो सर उसके समय क्या करूँ। तो मैं भाई उनसे यही कहना चाहूँगा, आप इसके अंदर ये बहुत छोटी सी बात है, आप लोग 50 रुपये का स्टैम्प पेपर, 1 या 2 स्टैम्प पेपर खरीद के ले जाओ खाली, वो लोग जो भरवाएंगे ना इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, तो आप वो भर दीजिएगा और वो आपको अलाउ कर देंगे। 99% 100% आपको अलाउ करेंगे इंटरव्यू देने के लिए। ये बात हो गई आपके इंटरव्यू की खत्म, ये अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की खत्म। तीसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स मेरे पास आ रहे हैं, बोले सर मेरे पास हायर क्वालिफिकेशन है, एमटेक भी हूँ और सर मैं पीएचडी परसुइंग है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं पीएचडी भी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो सर मैं वो लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ। तो वही, अब मैं तो ये कहूँगा आपने इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन करी है तो क्यों ना इसको प्रदर्शित किया जाए। क्वालिफिकेशन आपकी जस्टिफाई आपको ही करेगी ना यार, तो आप उस चीज़ को भी, मेरा कहना है कि आप उसको लेके जाएं पक्का से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
अब चौथा और सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे वर्क एक्सपीरियंस में यह है कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मेरे पास कोई है ही नहीं, क्या करूं। तो और कई लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि सर मैं तो प्राइवेट में काम करता हूं, मेरा प्राइवेट वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, गवर्नमेंट का ही मांगिए, क्योंकि उसके अंदर फॉर्म के अंदर भी प्राइवेट बॉडी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फर्जी किसी से मत बनवाना। गवर्नमेंट ड्यूटी का सवाल है, हर चीज़ स्क्रूटनी होगी बारीकी से, अगर सिलेक्शन भी होगा वापस स्क्रूटनी हो जाएगी। तो ये फर्जी काम तो बिल्कुल मत करना। कोई कई लोग मेरे को कह रहे थे, बोले सर फर्जी बनवाओ, नहीं फर्जी मत बनवाओ प्लीज़। दूसरा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी स्कूल में पढ़ाते हो, किसी कॉलेज में पढ़ाते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी कहीं पे भी कुछ भी कैसा भी काम करते हो, बनवा लो वहाँ से सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से, कह के बनवा लो, बोले सर मेरे को इंटरव्यू देने जाना है, काम आएगा। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुम्हारे को अलाउ कर दे कि इस सर्टिफिकेट के थ्रू, तो आप वहाँ पे जमा करवा देना वो सर्टिफिकेट, उसकी फोटो कॉपी लग जाएगी, क्या दिक्कत है। और मान लो उससे 2-4 नंबर को तुम्हारे को बेनिफिट मिल जाए तो अच्छा ही है ना यार। ठीक है, गवर्नमेंट वालों से ये अनुरोध है मेरा कि भैया आप लोग अपना एनओसी या विजिलेंस लेटर वहाँ से बनवा लीजिए अपने एम्प्लॉयर से, जिस भी आप संगठन में काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा वहाँ से अगर हो सके तो हेड से कह के अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा लीजिएगा, तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी वहाँ पर कि किस पोस्ट पे काम करते हैं, कितने साल से काम करते हैं, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे को लगता है कि और हाँ, अब इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोगों की ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, सर इसके लिए मैं क्या करूँ। SC/ST वाले जनरली मेरे को कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग बोले सर हमारा तो शायद पूरा उनका SC/ST के लिए पूरा लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन मैं SC/ST कैंडिडेट से भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने पुराने सर्टिफिकेट्स की जगह डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आज टाइम डिजिटल युग का आ गया, डिजिटल सर्टिफिकेट बनाएंगे फटाफट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, रही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट की बात, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास में जब आपने फॉर्म में अप्लाई करा था तब का होगा, जब भी आपने अप्लाई करा है। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए भी वही कंडीशन है, तो आप, लेकिन फिर भी आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट वापस कलेक्टर या अपनी तहसील में जाके एक बार वापस रिन्यू करवा दो। लग जाएगा पैसा 1000-2000 रुपये जो भी लग जाएगा, फटाफट क्लियरेंस करा के एक नया सर्टिफिकेट भी ले लो, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे किस तरह की दिक्कत है, मेरे को भी नहीं मालूम और ना आपको मालूम। तो बनवा लोगे तो एक तरह से मान लो निश्चिंत होकर जाओगे कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, दोनों सर्टिफिकेट ये भी है, ये भी है, कौन सा लेना आप रख लो। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि इसके अलावा हाँ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कर लेना फोटो कॉपी इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि आप अपनी कम से कम 5 फोटोज, कौन सी, छोटी वाली फोटोज जो अपने फॉर्म के अंदर लगाते हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जिनको कहते हैं, तो वो भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अपने पास रख लीजिएगा, मान लो अगर इनके जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड वगैरह भी लेके जाइएगा, इनके जरूरत पड़ जाए उनकी फोटो कॉपीज भी ले जाइएगा। ठीक है, कई बार वेरिफिकेशन नहीं होती, कई बार पता नहीं फोटो कैसी लगी हुई है फॉर्म में और तुम कैसे दिख रहे हो, तो वो चीज़ें। ठीक है, तो इसके अंदर सारे जो केसेस जो हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन सारे फेजेस से निकल जाएंगे, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, अब रही इंटरव्यू की बात, तो इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप ऑनेस्ट रहिएगा, ईमानदार रहिएगा, क्योंकि वो लोग ईमानदारी के नंबर देते हैं, बेईमानी के नहीं। दूसरी चीज़, इंटरव्यू के अंदर कोई भी सवाल आपसे पूछे, उस सवाल का आंसर देते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि सर ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे, वो लोग आपको रिक्रूट करने के लिए बैठे हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। संगठन ऐसे ही इंसानों से चलता है जो लोग वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आपको रिजल्ट देने वाला आदमी चुना जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ये तो रही इंटरव्यू से थोड़ी स्मॉल बात हो गई, ये तो छोटी सी। अब रही कि सर कपड़े कैसे पहनूं। कपड़े ऐसे पहनना भाई, वाइट तो शर्ट पहन लेना लड़कों के लिए, और नेवी ब्लू पैंट पहन लेना, और ब्लैक शूज पहन लेना। ब्लेजर अगर गर्मी सहन कर सकते हो ब्लेजर पहन जाना, क्योंकि ब्लेजर से मतलब वो वाली चीज़ है कि रेमंड्स के अंदर एक ऐड आता है द कंप्लीट मैन, तो वहाँ से वो क्या हो जाता है कि कंप्लीट मैन हो जाता है ब्लेजर वगैरह पहनने के बाद में। तो कोट वगैरह पहन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़कियों के लिए रही बात, तो लड़कियों के अंदर ऐसा है कि आप सलवार सूट पहन सकती है, अगर आप साड़ी के साथ कंफर्टेबल है तो साड़ी भी पहन सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ वो फॉर्मल दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि पार्टी वियर टाइप नहीं लगना चाहिए, फॉर्मल दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कहूँगा, किसी भी तरीके का मेकअप, किसी भी तरीके का डीओ इंटरव्यू के दौरान मत लगाइएगा, मत अप्लाई कीजिएगा। कई बार ये चीज़ें बड़ी नेगेटिव लगती हैं उन लोगों को, काम मेरे को नहीं, इंटरव्यू पैनल को। ठीक है, अब रही दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। हिंदी यूज़ करनी है, इंग्लिश यूज़ करनी है। अब
इस केस के अंदर हम नॉर्थ इंडियंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हिंदी यूज़ करनी, इंग्लिश यूज़ करनी, क्योंकि जनरली ले दे के सारे लोग दोनों में कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन मेरे वहाँ पे कई नॉर्थ ईस्ट के भी कई मेरे भाई आएंगे, जिसके अंदर कुछ अरुणाचल प्रदेश के होंगे, जोरहाट के होंगे, आसाम साइड के कुछ लोग होंगे, नागालैंड के होंगे, ठीक, सिक्किम से भी हो सकते हैं। तो वो लोग क्या करें, बोले सर ना तो मेरे को इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, तो मैं क्या करूँ? तो भाई मैं तो उनको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। इंग्लिश के अंदर आप इंटरव्यू देंगे तो वो ज़्यादा समझ लेगा। अब आप मान लीजिए आसामिया के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो शायद से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि आप अपने विचार किस तरह से रखते हैं, वो समझ में ही नहीं आएगा उनको, ठीक है। अब रही इंटरव्यू की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात यह है कि आपके पास में इंट्रोडक्शन आपका किस तरह से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका एक सेल्समैन की तरह होना चाहिए। आपके घर घर में एक सेल्समैन आता है ना, कि वो अपने सारे की आज मैं साबुन बेचने आया हूँ, आज मैं टूथपेस्ट बेचने आया हूँ, तो सारे के सारे अपने पत्ते खोल देता है वो। तो इसी तरह से आपको अपने लाइफ के पत्ते खोलने हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन ये कर रखी है, ठीक है, मैंने अपनी ट्रेनिंग ये कर रखी है, सर मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ये था, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ इन केस के अंदर, तो एम्प्लॉयड के अंदर आप बता सकते हैं सर मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में इसी पोस्ट पे इतने इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है बेटर इंट्रोडक्शन। जैसे आज मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि सर थैंक यू, सबसे पहले आपको उनको थैंक यू ग्रीटिंग करना है, धन्यवाद सर आपने मेरे को मेरा परिचय देने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा। तो सर इस तरह से आप ये बोल सकते हैं, थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। फिर इस तरह से कंटिन्यू करिए, सर माय नेम इज, इस तरह से माय नेम इज कुलदीप शर्मा, आई बिलोंग टू जयपुर राजस्थान, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोकान जयपुर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद में माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज ऑटोमेटिक डिलीवरी ड्रोन, या फिर आप इसके आगे ये भी कर सकते हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग फ्रॉम इंडियन रेलवेज, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में बात आ जाती है एक्सपीरियंस। कई लोगों के साथ में दिक्कत यह है कि आपके पास में नौकरी नहीं है, या जैसे कोई सर, तो सच बोलो कि सर प्रेजेंटली आई डोंट हैव अ जॉब ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस तरह से आप आंसर को अपने कंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपकी एक अच्छाई दिखा रहा है ना यार, क्योंकि आपको मालूम है कि हर किसी की नौकरी जरूरी नहीं है कि इंडिया जैसे देश के अंदर हो, तो आप लोग उसकी चीज़ के सच बोलिए, सच बोलने के नंबर है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर मेरे को तो चीज़ों के साथ में मतलब कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब इंटरव्यू देने जाऊंगा और सर मैं तो डर जाता हूँ, ऐसा हो जाता है, कई चीज़ें मेरे साथ हो जाती है। तो इसके अंदर यही है कि आप लोग कांच के सामने जाके बोलिए, अपने नए नए दोस्तों के साथ में या अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों से मिलिए, उनके साथ में अपने विचार विमर्श करिए। उससे आदमी क्या धीरे धीरे खुल जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे पढ़ाकू बंदा हो उसको ही वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर बेटर मार्क्स दिए जाएँ। हो सकता है कि एक मतलब ऑन एन एवरेज मीडियोकर बंदा हो जिसके जस्ट कट ऑफ में मार्क्स हो, उसको भी एक अच्छे मार्क्स दिए जाने की अच्छी पॉसिबिलिटी है और फाइनल सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब रही ये इंटरव्यू की मैंने आपको 50% बात बता दी। अब मैं हल्का से डेमो पे टच करूंगा। डेमो के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप डेमो एक बहुत ही आसान टॉपिक पे कवर कीजिए, और डेमो के लिए मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो आज शाम को या कल सुबह तक लेकर आऊँगा। उसके अंदर मैं आपको एक बार खुद का डेमो दूंगा और फिर आप मेरे को अब मेरा फीडबैक दीजिए कि सर इस तरह से आप लोगों को एम्पलीफायर्स या जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम के DSP-SC या जैसे और कोई बड़े लेवल पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वगैरह इस पे टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। आपको टॉपिक इस तरह से तैयार करना है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इस तरह के टॉपिक तैयार करने हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियोस के थ्रू बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी, और आपको अगर इससे हेल्प मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।